तो बच्चों, आज आज की इस वीडियो में हम कार्बन और इसके यौगिक क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चन को आपको देखना है और पढ़ना है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसका आंसर आपको कमेंट करना है, तो इस क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आपने ये क्लास पूरे धैर्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देखी, तो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। और ये पेपर टेस्ट पेपर है एक तरफ का, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो बच्चों आपको बता दें, कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका प्रतीक होता है C, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। यानी के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है कार्बन परमाणु की संयोजकता। एक बात और ध्यान रखना, कार्बन तत्व होता है ये भूप्रपट्टी पर 0.02% पाया जाता है, और वायुमंडल में ये 0.03% पाया जाता है। तो ये थी कार्बन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। फिर से बताएं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का प्रतीक C होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसकी संयोजकता होती है 4। और ये भूप्रपट्टी पर यानी पृथ्वी में खनिज के रूप में 0.02% पाई जाती है, और वायुमंडल में ये 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन किस समूह में पाया जाता है? तो बच्चों, कार्बन है ये आवर्त सारणी में 14 वर्ग में पाया जाता है, और इसके और तत्व होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये और तत्व इसमें आते हैं 14 नंबर वर्ग में। इसको याद करने की ट्रिक होती है काला शिवजी संडे पर, ठीक है ना, काला शिवजी और संडे पर। यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये इस वर्ग में आते हैं, और ये वर्ग नंबर 14 का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है, क्या होता है, 2 और 4 होता है। यानी इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता होगी वो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा ग्रेफाइट में कौन सी किस्में हैं? हीरा और ग्रेफाइट में कौन सी किस्में हैं? एलोट्रोप्स हैं। मतलब बात ये कर रहा है कि कार्बन की अप्रूप की बात कर रहा है, तो कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। एक तो होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है फुलेरिन। ये क्वेश्चन है वो अच्छे से टाइप नहीं हुआ है, तो इसलिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन किस प्रकार के बंध बनाने में सक्षम होते हैं? तो आपको बता दें, कार्बन होता है वो किस प्रकार का बंध बनाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, कार्बन होता है वो सहसंयोजी बंध बनाता है। कौन से सहसंयोजी बंध बनाता है? कार्बन। अब सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध वो होते हैं बच्चों जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। या ऐसे बोल सकते हो, 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें H2 की। अगर H2 का निर्माण करना है तो एक H लिखेंगे, ये दूसरा H है। इस H की संयोजकता होती है 1 और इसकी H की संयोजकता होती है 1। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे। ऐसे कि इस प्रकार में एक बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो बनेगा सिंगल बॉन्ड और H। यानी इन दोनों परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, इसलिए इसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना,
सहसंयोजी आबंध होते हैं ये इनके मध्य अंतरा अणुक बल होता है वो कमज़ोर होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। और इनका गलनांक और कवतनांक भी बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध वो होगा जिसमें दो परमाणुओं के मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, उसे क्या बोलोगे, सहसंयोजक आबंध बोलोगे। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं N2 की। अगर हमें N2 का निर्माण करना है तो क्या करेंगे, N लिखेंगे 2 बार, और N की संयोजकता कितनी होती है, यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, तो लिखेंगे 3 बार, 1 2 और 3। यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, 1 2 और 3। अब ये क्या करेगा, और यहाँ पर देखो ये 6 पूरी हो गए, फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे और फिर यहाँ पर 2, तो देखो ये 8 8 का क्या बना देंगे, इसको युग्म बना देते हैं। और इस प्रकार इनके मध्य 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होने की वजह से इनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पर ये सहसंयोजी आबंध बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एल्केन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सूत्र। इसके अलावा अगर आपको पूछे एल्कीन, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र। और इसके अलावा अगर एक होता है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, तो ये होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन और ये होता है एल्काइन। ये तीनों सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। उसके बाद में आगे बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। मीथेन का आणविक सूत्र पूछा है, मीथेन का आणविक सूत्र। तो मीथेन का आणविक सूत्र बनाना है हमें। तो मीथेन देखो, मीथेन यानी मैथ कार्बन की बात कर रहा है, ये 1 पर आता है, लास्ट में मीथेन N आ रहा है, N मतलब ये एल्केन है। तो देखो क्या बनेगा, एक कार्बन लिखोगे और इसमें इसकी चारों संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। इनकी चारों संयोजकताओं को हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे, इसलिए ये मीथेन का आणविक सूत्र बन चुका है। ये संरचनात्मक सूत्र है। आणविक सूत्र क्या होगा, इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन 4 हैं, तो ये हो गया इसका आणविक सूत्र। ये वाला होता है संरचनात्मक सूत्र और ये वाला होता है इसका आणविक सूत्र। तो ये मीथेन का आणविक सूत्र है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र क्या होगा। अब हमें निकालना है एथेन का आणविक सूत्र। तो सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे एथेन का आणविक सूत्र निकालने के लिए। अब देखो एथ में कितने कार्बन होते हैं, एथ में होते हैं 2 कार्बन, तो लिखेंगे 2 कार्बन, और फिर लास्ट में N आ रहा है, इसके N आ रहा है तो इसमें आएगा सिंगल बॉन्ड, और फिर बाकी की संयोजकताओं को हम पूरा कर देंगे हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। इस प्रकार इसकी सारी संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं। ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो चुका है। अब लिखेंगे इसका आणविक सूत्र। इसमें लिखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन इसमें 2 हैं, तो C2 लिख लेंगे। और अब देखेंगे हम क्या, H, हाइड्रोजन इसमें 6 हैं, तो H6 लिख लेंगे। ये इसका निकल के आ गया है आणविक सूत्र। एथेन का आणविक सूत्र ये होगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा। तो बच्चों इसका प्रोपेन का आणविक सूत्र निकालना है। प्रोपेन प्रो प्लस एन से बनेगा। इसमें 3 कार्बन होंगे, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, फिर क्या आएगा, सभी में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर बाकी की संयोजकताएं हैं उनको हम पूरा कर देंगे हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। और आप देख पा रहे हो इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन है 3, तो कार्बन हो गए C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 6 2 8, यानी हाइड्रोजन 8 है। तो ये इसका अणुसूत्र है और ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। ये प्रोपेन का हमने निकाल लिया। आपको मुझे लगता है अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसे पक्का डेफिनेटली सही करके आओगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाग बी। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मीथेन का आईपीएसी नाम क्या होता है। मीथेन का आईपीएसी नाम क्या होगा, तो मीथेन है और इसका आईपीएसी नाम देखोगे
तो क्या होगा, IUPAC नाम होगा इसका कार्बन टेट्रा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा हाइड्रोजन। आगे देखेंगे हम C2H4 का सामान्य नाम क्या होगा। तो देख पा रहे हो, कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन है, तो कार्बन हो और उससे दुगने हाइड्रोजन हो, ऐसा होता है एल्कीन के अंदर। किस में होगा, एल्कीन के अंदर। तो यहाँ पर इसका नाम होगा, 2 कार्बन है तो 2 पर आता है एथ, 2 पर आएगा एथ और प्लस, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसका नाम हो जाएगा एथीन, ये एथीन इसका नाम होगा। अगर कार्बन से दुगने हाइड्रोजन हो तो उसका नाम होता है एथीन, एल्कीन होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है C2H2 किसका नाम है। तो C2H2 किसका नाम है, तो प्यारे बच्चों इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो होता है एल्काइन, तो इसमें एथ के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हो जाएगा एथाइन। इसका नाम हो जाएगा एथाइन, एथाइन इसका नाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एथेनॉल का सूत्र निकालना है तो ये होगा CH3 CH2 और OH। इसमें लास्ट में OH है, ये प्रकार्यात्मक समूह लगता है, क्योंकि जिसके लास्ट में ओल आता है उसमें लगेगा सिंगल बॉन्ड OH। ये इसमें प्रकार्यात्मक समूह लगता है जिसके लास्ट में OH आता है। OH मतलब 2 कार्बन है, तो इस प्रकार से ये इसका सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 OH। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ऐसे इसको वैसे लिख सकते हैं C2H5OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही होता है। और इसी का नाम होता है एल्कोहल, इसी का एक नाम और होता है एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। इसी का दूसरा नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये एसिटिक अम्ल के बारे में जानकारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साबुन किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों साबुन को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है, जो एसिटिक अल्कोहल होता है उसकी हम सोडियम से अभिक्रिया करा देते हैं। Na के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा दें किसकी, अल्कोहल की, तो हमारे पास बन जाता है सोडियम एथोक्साइड। क्या बनेगा, CH3CH2ONA प्लस में H2O। इसे क्या बोलते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से इस अभिक्रिया का उपयोग साबुन तैयार करने के लिए करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट का उपयोग जल में भी होता है। तो डिटर्जेंट का उपयोग जल में स्थायी कठोरता हटाने के लिए करते हैं। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। और डिटर्जेंट का उपयोग हम कठोर जल में भी कर सकते हैं। डिटर्जेंट का उपयोग हम कठोर जल में भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ भी झाग देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कठोर जल में उपस्थित मुख्य आयन कौन से होते हैं। तो कठोर जल में कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट करोगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इतना तो बनता ही है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ग्लूकोज का सूत्र आप कमेंट में लिखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का अधिकतम संयोजकता मान कितना होता है। तो मैंने भी आपको बताया 4, कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सही गलत बताना है। सही गलत बताना है, हीरा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो ये इसमें गलत है, क्योंकि हीरा होता है इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य दूसरे कार्बन से चतुष्फलकीय अवस्था में बंद रहता है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। कार्बन में
प्रत्येक कार्बन होता है वो षटबल की अवस्था में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ये बात सही है, क्योंकि जो विदेशों में एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल और डीजल के साथ में एथेनॉल को मिलाया जाता है, तो ये उसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और डिटर्जेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और डिटर्जेंट दोनों का उपयोग कठोर जल में होता है। साबुन और डिटर्जेंट दोनों का उपयोग कठोर जल में नहीं हो सकता, ये गलत है। ओनली डिटर्जेंट है, इसका उपयोग कठोर जल और मृदु जल दोनों में हो सकता है। साबुन का उपयोग कठोर जल में नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं जो साबुन से क्रिया करके स्कम बना लेंगे। स्कम बनाने की वजह से वो झाग नहीं देगा। अगला है एथेनॉल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो एथेनॉल है ये अल्कोहल है, क्षारकीय होता है, इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है मीथेन का दहन समीकरण लिखिए। तो जब मीथेन को हम दहन करते हैं तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो ये बना लेगा CO2, साथ में बनाएगा H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है मीथेन का जब दहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल प्लस सोडियम, एथेनॉल और सोडियम की विक्रिया करवाएंगे तो प्यारे बच्चों एक तो बनेगा सोडियम एथोक्साइड, एक तो बनेगा CH3 CH2ONA प्लस में बनेगा H2O, सोडियम एथोक्साइड, साथ में बनेगा जल। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल प्लस एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो इसमें एस्टर का निर्माण होता है। किसका? एस्टर का। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी, अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे गौर से देखना। जैसे ये है एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल है CH3COOH और ये है एथेनॉल CH3CH2OH। अब इसमें विक्रिया होगी तो इसमें क्या बन जाएगा CH3COOCH2CH3 ये बन जाएगा, साथ में इसमें से H2O निकल जाएगा। क्योंकि इस विक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं एस्टर, इसलिए इस विक्रिया को एस्टरीकरण विक्रिया कहते हैं। इसमें एस्टर होता है, इसकी गंध होती है फलों की जैसी आती है और मीठी गंध होती है, और इस एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण की समीकरण लिखिए। तो साबुनीकरण की समीकरण है वो आप खुद करोगे, मैंने आपको बता दिया, कमेंट में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया लिखनी है। ये विक्रिया साबुनीकरण विक्रिया होती है। एथेनॉइक अम्ल CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3COONA प्लस में H2O, ये बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट बन जाएगा, साथ में जल बन जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।